हेलो गाइज, वेलकम टू अचीवर्स यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ विश यू वेरी हैप्पी संडे। दोस्तों, आज संडे है और आपकी स्टडी को और अच्छी करने के लिए, आपकी प्रिपरेशन को और सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए, आपकी सिलेक्शन को और पक्की करने के लिए फिर से मैं आया हूं आप लोग के सामने पार्ट 3 लेकर। किसका? वार्षिकांक का। जो ईयरली का मैं करंट अफेयर्स करा रहा हूं ना, ईयरली का, इससे पहले सेट 1 और सेट 2, ठीक है, आपका 2 सेट आ चुका है। ये जो है वो पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गया है। जो लोग अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जाए और वहां अवश्य देखें, क्योंकि वहां जो क्वेश्चंस कराया जा रहा है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर जो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उसमें करंट सेक्शन से क्वेश्चंस जो आता है वो आपके लिए काफी ज्यादा निर्णायक होता है। अगर जो जीएस का पेपर अभी ले लो, फिलहाल एग्जाम होने वाला है एलडीसी का, रिसेंटली कुछ दिनों में होगा एग्जाम, तो उसमें जीएस का 25 क्वेश्चन होता है, तो 4 से 5 क्वेश्चन आपका करंट सेक्शन से होता है। और वो 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो आपको 10 से मतलब 5 क्वेश्चन रहा तो 10 नंबर दे देगा। ठीक है, और अगर जो कोई आपका स्टेट का एग्जाम देख लो, तो जैसे आप बिहार का भी पेपर होने वाला है, बिहार दारोगा का, या फिर आपका जेपीएससी होने वाला है झारखंड का, तो वहां पे जो एग्जाम होगा वहां पे करंट सेक्शन से जो क्वेश्चंस आएगा लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस होगा। आप लोगों को पता ही होगा कि अभी यूपी दारोगा का फॉर्म निकल गया है। आई थिंक 1 तारीख से फॉर्म भी फिलअप हो रहा था। तो मतलब सारा पेपर इधर रिसेंटली होने वाला है और आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा होना चाहिए, और वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करंट का सबसे ज्यादा होगा। तो आपकी करंट के कैप्सूल को लेकर हम मौजूद हैं, ईयरली करंट अफेयर्स को लेकर। ठीक है, 2020 से लेके अब तक जितने सारे इवेंट्स घटे हैं, जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन को मैं लेकर आप लोग के पास मौजूद हूं। ठीक है, तो बस कहीं नहीं जाना है, वीडियो क्लास देखना है, और मैं यहां 50 क्वेश्चन आप लोग के बीच डिस्कस करने वाला हूं। तो बस आप लोग लास्ट तक रहिएगा और अपना कमेंट में राय दें, इस सेशन कैसा रहा है, कैसा मैं एक्सप्लेन करा हूं, मेरे में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई है, वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, वीडियो को लाइक करने से या चैनल को सब्सक्राइब करने से ना ही आपके पैकेट से कुछ जाएगा और ना ही मेरे पैकेट में कुछ आएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा तो हम लोग मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट होंगे तो आपके लिए अच्छी अच्छी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। और सब्सक्राइब कीजिएगा तो मुझे खुशी होगी कि हमारे जो फैमिली मेंबर है उसमें एक इंसान का संख्या और इजाफा हुआ है, तो वो खुशी होगा। ठीक है, तो आप लोग पे डिपेंड करता है, आप लोग खुश दिखना चाहते हो या फिर नाराज, इट्स अप टू यू। तो चलिए, बिना फालतू की बातें करते हुए, कुछ होती हैं थोड़ा सा आप लोगों से मुझे बात करने की इच्छा करता है, तो यहीं तक बात का प्रक्रिया को रखते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो बस बने रहिएगा वीडियो क्लास तक, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है कि ई पंचायत 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ई पंचायत पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया, वो भी प्रथम स्थान पे? तो ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार 2020 के से सम्मानित किया गया। अब ये ई पंचायत पुरस्कार होता क्यों है, अब हिमाचल प्रदेश को क्यों दिया गया, इसके पीछे तो कुछ रीजन होगा। मैं सारे क्वेश्चंस का रीजन आपको समझाऊंगा ताकि आपको सारी चीजें माइंड में रहे। ठीक है, तो ई पंचायत जो पुरस्कार होता है, देखिए नाम ही है ई मतलब होता है इंटरनेट। ठीक है, तो पंचायत में जो भी प्रक्रिया होता है उसको जब इंटरनेट से जोड़ दे, डिजिटल कर दे, तो वही मतलब स्टेट को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब जैसे ये जो इंटरनेट से जोड़ता है, तो क्या क्या चीज इंटरनेट से जोड़ता है? जैसे आपका पंचायत में हो गया, जन्म प्रमाण पत्र बनता है, हाँ, आपका जो जन्म प्रमाण पत्र बनता है, आपका मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, डेथ सर्टिफिकेट बनता है, हाँ, बॉर्न सर्टिफिकेट बनता है। उसके बाद क्या होता है? विवाह सर्टिफिकेट होता है। तो वो सब जो चीजें होती है जो इंटरनेट के थ्रू बनती हैं, तो उसी चीज में पंचायत को ये पुरस्कार से सम्मानित किया था, जो इंटरनेट के थ्रू अपने सारे कार्यशैली को प्रचालित करता है। ठीक है, तो इसमें जो है हिमाचल प्रदेश जो है वो ई पंचायत पुरस्कार 2020 के लिए
प्रथम स्थान पे रहा है। ठीक है, तो ये प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लैटिना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है वो महाराष्ट्र के द्वारा कोविड-19 को लेकर ये स्टार्ट किया गया। ठीक है, यहाँ पे कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी प्रशिक्षण शुरू किया गया कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक है, जिसे प्रोजेक्ट प्लैटिना का नाम दिया गया है। प्लाज्मा थेरेपी जो है उसके द्वारा प्रशिक्षण करने वाले देश का पहला राज्य ये महाराष्ट्र बना है। ठीक है, तो ये जो है प्रोजेक्ट प्लैटिना जो उसका शुरुआत किया गया है वो महाराष्ट्र में शुरुआत किया गया। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? देखिए यहाँ पे चीजें बहुत कुछ समझना पड़ेगा आपको। राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है, वो सारे कुछ मैं समझाऊंगा। सबसे पहले जीडीपी क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अब क्या होता है राजकोषीय घाटा क्या है, ये टर्म को समझना ज्यादा जरूरी है इस प्रश्न को समझने के लिए। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा जो है यह सरकार के कुल खर्च और उधारी को छोड़कर कुल कमाई के बीच का अंतर को बताता है। दूसरे शब्द में कहे तो राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों का पूरा करने के लिए कितने पैसे की जरूरत है। यह होती है राजकोषीय घाटा। आसान शब्द में से आपको समझने के लिए क्या है, सरकार की जो अपनी खर्च को पूरा करने के लिए जो उधार लेने का जरूरत पड़ता है उसी को राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो आई होप आपको राजकोषीय घाटा समझ में आया होगा। तो ये जो राजकोषीय घाटा है उसका रहने का जो प्रतिशत है वो 3.3% रहने की प्रतिशत, किसके कंपेरिजन में? जीडीपी कंपेरिजन में। जो राजकोषीय घाटा का जो है जीडीपी का कितना प्रतिशत है? 3.3%, जबकि जो राजस्व घाटा है वो 2.3%। राजस्व घाटा जो है वो 2.3% और जो प्राथमिक घाटा है वो 0.1%। अब राजस्व घाटा क्या है, प्राथमिक घाटा क्या है, उसको भी समझना पड़ेगा भाई। जैसे राजकोषीय घाटा समझ लिए तो अब राजस्व घाटा क्या होता है उसको भी समझिए। राजस्व घाटा जब होता है जब सरकार के कुल खर्च उसकी अनुमानित आय से ज्यादा होता है, तो वो होता है राजस्व घाटा। और प्राथमिक घाटा क्या होता है? तो चालू वित्त वर्ष, जो वित्त वर्ष होता है 1 अप्रैल to 31 मार्च होता है, उसके बीच में राजकोषीय घाटे से पिछली उधारी के ब्याज को घटाने पर प्राथमिक घाटा मिलता है। तो ये जीडीपी का 0.1% और जो राजस्व घाटा है वो जीडीपी का 2.3%। ये आपका 2019 से 20 का डाटा था। ठीक है, और जो इधर रिसेंटली जो 2020 से 21 में होता है, तो 2020 से 21 में होता है वो जो राजकोषीय घाटा जो है उसका लक्ष्य 7.96 लाख करोड़ 7.96 लाख करोड़ रखा गया है। और जो जीडीपी निर्धारित किया गया है वो 3.5% जीडीपी निर्धारित किया गया। कब के लिए? 20 से 21 के लिए। ठीक है, तो ये था आर्थिक समीक्षा 2019 से 20 के अनुसार भारत के राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो 3.3% है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है वो देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फसलों के नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहाय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है? ये प्रश्न मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि जो किसान के लिए किसान सहाय योजना जो स्टार्ट किया गया है वो गुजरात के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अब होता क्या है, किसी किसी राज्य में मौसम के कारण क्या होता है कि कहीं बारिश बहुत ज़्यादा हो गया, कहीं बारिश हुआ ही नहीं, तो ऐसे सिचुएशन से किसानों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम से फेस करने के लिए गुजरात सरकार के द्वारा प्रत्येक किसान को 1 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वैसे राज्य में मतलब वैसे किसानों को मिलेगा जिसका बरसात के बारिश के वजह से या सूखे के वजह से कहीं ना कहीं खेती प्रभावित हुई है। ठीक है, तो वैसे लोगों को 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। और ये जो है इसका कोई ये नहीं है कि प्रीमियम इसका देना नहीं होगा, कभी भी उसका मतलब चार्ज देना नहीं होगा। जैसे होता है ना कि इंटरेस्ट वगैरह लेता है अभी कुछ दिन के लिए, बाद में आपको देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका कोई भी प्रीमियम देना नहीं पड़ेगा। तो ये जो किसान सहाय योजना जो है वो गुजरात में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है?
बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, कहीं भी इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। तो जो मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 का है वो मारिका लुकासा रिजनवेल्ड को दिया गया है, मारिके लुकासा रिजनवेल्ड को। और ये किस बुक के लिए दिया गया है? तो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए इन्हें मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो है ये नीदरलैंड से संबंधित है। कहां से संबंधित है? नीदरलैंड से। और इनका बुक का नाम क्या है? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। तो ये इनका बुक का नाम और मारिके लुकासा रिजनवेल्ड का नाम दोनों को याद रखिएगा। 2020 का मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित इन्हें किया गया है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत का पहला, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको चीजें स्पष्ट रूप से दिख सके। ठीक है, तो प्रश्न है कि भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो काफी अच्छा प्रश्न है। जीवित पाक कला, तो जीवित पाक कला जो है वो कर्नाटक में स्टार्ट किया जा रहा है। और ये जो है इनके विकास खन्ना एक नाम सुने होंगे। ये सेफ हैं, मतलब खाना बनाने का प्रक्रिया, मतलब सेफ मतलब होता है जो खाना अच्छी तरीके से बनाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़े सेफ है। ठीक है, तो ये जो है कर्नाटक में जीवित पाक कला संग्रहालय स्टार्ट किए हैं। ठीक है, ये जो जीवित पाक कला है वो बिल्कुल ही अलग लेवल का चीज है। आपको समझ, जीवित पाक कला होता क्या है? जो भी हड़प्पा कालीन की चीजें हैं, जो खाने का सामग्री, जो मतलब आपका बर्तन वगैरह है, जो आपका प्लेट हो गया, छोटे छोटे से बर्तन होंगे, तो उनका उपयोग अब किया जाएगा, मतलब उस टाइप का पैटर्न का उपयोग अब किया जाएगा। तो वही जीवित पाक कला जो है इसका संग्रहालय का कर्नाटक में इसका किया गया। कहाँ किया गया? कर्नाटका में इसका किया गया। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो इंडिया में जो है पहला जीवित पाक कला है। ठीक है, पहला जीवित कला इंडिया। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की मशहूर मिर्च खोला मिर्च को जीआई टैग मिला है? खोला मिर्च को जीआई टैग किस राज्य का में मिला है? जीआई टैग का दर्जा मिला है। तो ये गोवा में, गोवा के दो मिर्च है, खोला मिर्च और आपका एक मिर्च है हरमल मिर्च। ठीक है, हरमल मिर्च। तो ये दोनों को जीआई टैग मिला है। और कहां का ये है? गोवा का है। ठीक है, तो ये जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी जीआई टैग अभी रिसेंटली मिला है वो एक वीडियो में श्वेता मैम के द्वारा काफी शानदार तरीके से लाया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट है प्लीज जाएं और देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी काफी ज्यादा निर्णायक है और काफी ज्यादा अच्छा प्रश्न है कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत और किन देशों के नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो काफी अच्छा प्रश्न है। तो जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास है इसका 24वां संस्करण, 24वां एडिशन जो था वो कहां हुआ? ये आपका पहला जो चरण था वो हुआ आपका बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में पहला हुआ चरण। ठीक है, और इसका जो दूसरा चरण था वो हुआ अरबियन सागर में, मतलब अरब सागर में हुआ। ठीक है, तो पहला चरण हुआ बे ऑफ बंगाल में, दूसरा हुआ अरब सागर में। और इनमें जो है वो ऑस्ट्रेलिया जो था वो पहली बार पार्ट, मतलब इसका हिस्सा बना है। तो इसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये तीन राष्ट्रों और एक भारत, अपना मुल्क भारत के बीच में ये नौसैनिक अभ्यास था, जिसका नाम क्या था? मालाबार नौसैनिक अभ्यास। ठीक है, तो जो पहला चरण हुआ वो बंगाली खाड़ी में विशाखापट्टनम के तट पर। ठीक है, और दूसरा चरण हुआ वो अरब सागर में हुआ। तो ये दोनों जो चीजें हैं, फैक्ट्स है, बिल्कुल आप लोग माइंड में रखिएगा। ठीक है, और इसमें कौन सा कंट्री पार्ट मतलब हिस्सा लिया था? अमेरिका, जापान, भारत और पहली बार ऑस्ट्रेलिया भी इसका पार्ट बना। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो देखिए। प्रश्न है कि खनन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन सकता है। ठीक है, खनन क्षेत्र में जो आपका कोयला वगैरह का होता है, ठीक है, तो उसके लिए ये सतभामा पोर्टल का स्टार्ट किया गया है। सतभामा पोर्टल जो है वो कोयला मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य जो है वो खनन क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी, जो भी सपोर्ट डिजिटल करना, ठीक है, डिजिटल प्रौद्योगिकी को भूमिका को बढ़ा देना है तथा नए अनुसंधानों हेतु वैज्ञानिक को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो ये सतभामा पोर्टल जो है
वो खनन क्षेत्र में अनुसंधान को विकास में बढ़ावा देने के लिए ये पोर्टल की शुरुआत किया गया। और ये जो पोर्टल शुरुआत किया गया है वो कोयला मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है। ठीक है, तो ये भी जो है क्वेश्चन है। इसमें जितने सारे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, मैं कहीं लिख के दे देता हूं। और अगर जो आप इसको फॉलो कर रहे हो तो आप कभी भी करंट से क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। अभी रिसेंटली एग्जाम जितने भी होने वाले हैं, तो जिनका जिनका भी पेपर है, मैं सभी सारे लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखें और चीजों को नोट डाउन कर लें, आप कभी भी नहीं छोड़ोगे। ठीक है, देखिए अब मूव करते हैं अगले प्रश्न तरफ, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन का नंबर बहुत ज्यादा है। तो अगर जो मैं ऐसे बातें करते रह जाऊंगा तो फिर क्वेश्चन का वीडियो का लेंथ जो है वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा और आप लोग बिल्कुल इससे इंटरेस्ट से नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बजट 2020 से 21 के अनुसार भारत सरकार का कर्ज जीडीपी का कितना प्रतिशत है? भारत सरकार का जो कर्ज है वो जीडीपी का कितना परसेंट है? तो 48.70% जो है भारत का कर्ज जीडीपी का है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार न्यूनतम वनावरण वाला बिहार का जिला जो सबसे कम, देखिए ये जो क्वेश्चन है, जो भी लोग बिहार का पेपर दे रहे हैं उनके लिए ये रामबाण है। मतलब ये प्रश्न आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो जारी करता है 2019 के अनुसार न्यूनतम वनावरण वाला बिहार का जिला कौन है? जहानाबाद, जहां सबसे कम वना आवरण है, मतलब वन फैला हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार जहानाबाद ऐसा जिला है जहां वनावरण का क्षेत्र एवं प्रतिशत दोनों शून्य है। ठीक है, तो ये इसका आंसर कौन हो गया? जहानाबाद। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि किस देश ने जनवरी 2021 में गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट मिसाइल सिस्टम फतह-1 का सफल प्रशिक्षण किया है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये प्रश्न करंट अफेयर्स का जो लोग लेक्चर देखते होंगे हमारे चैनल पे उन लोगों को पक्का पता होगा। फतह-1 जो है वो पाकिस्तान के द्वारा ये इसका प्रशिक्षण किया गया। पाकिस्तान ने जनवरी 2021 में गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल प्रशिक्षण किया है। तो ये पाकिस्तान का फतह-1 है जिसका प्रशिक्षण किया गया। ठीक है, 2021 में जनवरी के समय में किया गया था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए कि आईपीएल 2020 में सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में किसे चयनित किया गया? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका आउटडेटेड हो गया, मतलब फैशन से दूर हो गया, क्योंकि अभी 2021 में आईपीएल का ऑक्शन हुआ था और वहां पे सबसे महंगे खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स के क्रिस मॉरिस बने सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। कहां के हैं? साउथ अफ्रीका के। और इन्हें 16.25 करोड़ में खरीदा गया। क्रिस मॉरिस को कितने करोड़ में खरीदा गया? 16.24 में। और ये राजस्थान रॉयल्स उसको खरीदे थे। ये जो है वो ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी अच्छा करते हैं और बैटिंग भी तोड़ू बल्लेबाजी इनका करते हैं। ठीक है, तो इन्हें आईपीएल के सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में चयनित किया गया। कब? 2021 में। लेकिन 2020 में जोफ्रा आर्चर को मूल्यवान खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में चुना गया था। ठीक है, तो लास्ट टाइम कौन जीते थे आईपीएल? उसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि वो देखिए कि भारत में किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 प्रशिक्षण की सुविधा प्रारंभ हुई? भारत में किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 सुविधा प्रारंभ की गई? ठीक है, तो ये दिल्ली में, कहां? दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की गई। तो ये जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि भारत अमेरिका के बीच तीसरे 2+2 वार्ता सैन्य समझौता का नाम क्या था? भारत अमेरिका के बीच में जो आपका 2+2 डायलॉग होता है, तो उसका जो वार्ता का जो सैन्य समझौता का नाम क्या था वो पूछा है। तो इसका नाम था BECA। BEC मतलब बी मतलब हो गया बेसिक हो गया। ठीक है, और ई मतलब हो गया एक्सचेंज। ठीक है, उसके बाद एंड और कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, क्या होता है मैं फिर से बता देता हूं। BASIC बेसिक, उसके बाद एक्सचेंज और उसके बाद एंड कॉर्पोरेशन और एग्रीमेंट। क्या होता है? एग्रीमेंट। ठीक है, तो बेसिक, एक्सचेंज, कॉर्पोरेशन, एग्रीमेंट, ये 2+2 वार्ता के सैन्य समझौता का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये भी जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है,
मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए। अब देखिए ये प्रश्न जो है, जिन लोगों का बिहार का पेपर है, ये प्रश्न इसलिए तैयार किया गया है, जो भी लोग का पेपर अभी रिसेंटली में होने वाला है उनको देखते हुए पेपर को तैयार किया गया। ये जो आपका पीपीटी है ना, तैयार किया गया, जिनका भी पेपर अभी है, तो ये बिहार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में प्रत्याशियों की अधिकतम खर्च की सीमा कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? तो ये 10% की वृद्धि की गई। 2014 में इनका खर्च था 28 लाख, लगभग 28 लाख, और ये आपका 2020 में इनका खर्च 30,80,000 हुआ। ठीक है, तो ये 10% की बढ़ोतरी की गई। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए कि रक्षा क्षेत्र में विदेशों को आकर्षित करने हेतु भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र के स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दिए? तो ये 74% एफडीआई को रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु भारत सरकार के द्वारा रक्षा क्षेत्र के स्वचालित मार्ग के तहत 74% एफडीआई यानी फिजिकल डिफिसिट के लिए मंजूरी दी गई। ठीक है, तो ये 74%। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न तक। अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि हरिता हरम कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में किया गया? तो तेलंगाना में हरिता हरम, आप लोग माइंड कीजिएगा, हरिता हरम कार्यक्रम का स्टार्ट कहाँ किया गया? तेलंगाना में किया गया। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव, कौन है? चंद्रशेखर राव जो है वो राज्य के नंदापुर में पौधे को लगाकर, क्योंकि नाम है हरिता लोहारा, पौधे को लगाकर इस कार्यक्रम के 6ठे चरण की शुरुआत की गई। जो कि ये कार्यक्रम था वो उसकी पहली बार स्टार्ट किया था 2015 में, इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था। क्या नाम है? हरिता हरम। और ये जो है वो पौधे को लगाकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है, अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हाउ टू बी अ राइटर, मतलब राइटर कैसे बने। ठीक है, हाउ टू बी अ राइटर, ये पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। ये काफ़ी प्रचलित लेखक हैं, इनका बुक्स हमेशा आता रहता है। इनका कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, मैं बता देता हूँ। रूम ऑन द रूफ, ये भी जो है इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। एक था बॉन्ड द मसूरी ईयर्स। ठीक है, एक और बुक इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है सुजैन सेवन हस्बैंड। ठीक है, सुजैन सेवन हस्बैंड। तो ये 3 जो बुक है इनके काफ़ी, मतलब इनका सारा बुक्स अच्छा रहता है। तो ये जो सुजैन सेवन हस्बैंड जो है इन्हीं का बुक है। एक था आपका रूम ऑन द रूफ, एक था रस्किन बॉन्ड द मसूरी ईयर्स, और इधर एक रिसेंटली बुक है हाउ टू बी अ राइटर। ये पुस्तक रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। जो भी राइटर बनना चाहते हैं वो इनका पुस्तक खरीदें और पढ़ें, में भी राइटर बन सकते हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो है वो 2003 से यह दिवस मनाया जाने लगा था। कब से मनाया जाना था? 2003 से। तब से आज तक यह जारी है। और वर्ष 2021 में जो प्रवासी दिवस है उसका थीम क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। 9 जनवरी को जो मनाया गया था ना, उसका थीम क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ठीक है, ये प्रवासी भारतीय दिवस का थीम था। तो ये सब जो थीम जो है, यहाँ सब थीम से क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए पहले पैटर्न था जहां से दिवस के बारे में पूछता था, लेकिन अब काफी ज्यादा एग्जाम का पैटर्न अपडेट किया गया, मतलब थोड़ा सा पहले की शैली नहीं है, अब थोड़ा सा नया पैटर्न बना है। अब वहां पे थीम पूछता है कि ये जो दिवस मनाया गया उसका थीम क्या है? तो इसका थीम, प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या था? आत्मनिर्भर भारत का योगदान। तो ये भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब अगला प्रश्न देखिए, आपकी अभी राम मंदिर जो है काफी लाइमलाइट में है। और अभी आप लोग जानते होंगे 26 जनवरी को जो आपका परेड हुआ था, वहां पे अपना खेल मंत्री के द्वारा, किरण रिजिजू के द्वारा जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार दिया गया था, वो जो मतलब आपका यूपी को दिया गया था। किसके लिए? वो राम जी से संबंधित झांकी था। ठीक है, तो इसके लिए दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कितने सदस्य अनिवार्य रूप में से दलित समाज से होंगे? ठीक है, तो देखिए हमारा अगर जो अपने कंट्री को चलाना है तो हमारे कंट्री में बहुत सारे कम्युनिटी हैं, कुछ दलित हैं, कोई महादलित हैं, कोई स्वर्ण कैटेगरी में आते हैं। तो सारे लोग का सहभागिता एक अच्छे
चीज़ों के लिए जरूरी होता है। ठीक है, अगर जो एक समाज है तो समाज में सारे लोगों का सहभागिता, सारे लोगों का विचार आना जरूरी है, तभी एक सर्वोत्तम रूप से हमारा देश विकास कर सकता है, हमारा समाज विकास कर सकता है। तो ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जो सदस्य का अनिवार्यता किया गया है उसमें दलित समाज से भी एक प्रोविजन है, एक लोग जो होंगे वो दलित समाज से भी होंगे, और वो दलित समाज से जो चुने गए हैं वो बिहार के इनका नाम है कामेश्वर चौपाल। कामेश्वर चौपाल जी को बिहार से चुना गया है, और ये ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य होंगे, कुल 15 सदस्य होंगे, इसी में एक ये दलित समाज से भी होंगे। ठीक है, इनका जो गठन किया गया वो 5 फरवरी 2020 को अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए ये ट्रस्ट की घोषणा की गई। ठीक है, तो ये जो है आपके काफी इंपॉर्टेंट है कि दलित समाज से कुल 1 लोग होंगे और 15 लोग पूरे इसमें है। ठीक है, अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो कुलदीप हांडू। कुलदीप हांडू को फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया। अच्छा, ये कुलदीप हांडू हैं कौन? कुलदीप हांडू क्यों बनाया गया? तो ये कुलदीप हांडू जो है वो जम्मू कश्मीर के इंस्पेक्टर हैं, और ये पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले इंस्पेक्टर हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें आपके फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। ठीक है, और इधर रिसेंटली आपका जो मतलब रिसेंटली अभी हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस का जो एम्बेसडर बनाया गया, आपको पता ही होगा, अक्षय कुमार काफ़ी लाइमलाइट में है, तो अक्षय कुमार को हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस का एम्बेसडर बनाया गया। और एक चीज़ और, डिजिटल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये अंकित फाडिया है। ये एक जो है कंप्यूटर सुरक्षा के लिए निजी सलाहकार हैं, और इन्हें जो है वो मतलब आपका डिजिटल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो यहाँ पे अक्षय कुमार जो है वो हॉर्लिक्स प्रोटीन का हो गया, अंकित फाडिया हो गए जो कि आपके कंप्यूटर से यानी डिजिटल इंडिया के बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर, और कुलदीप हांडू जो हो गए वो फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। यानी फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? कुलदीप हांडू। और ये संजू सैमसन जो है वो क्रिकेट का प्लेयर है, इनका कोई सहभागिता इसमें नहीं है। अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या था? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन था? 168 जो है वो भारत का स्थान है, और इस रैंकिंग में टॉप पे है कौन? डेनमार्क। कौन है? टॉप पे है डेनमार्क। और आपको पता ही होगा कि जो भी स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, चाहे वो आइसलैंड हो जाए, चाहे वो नॉर्वे हो जाए, चाहे डेनमार्क हो जाए, चाहे न्यूजीलैंड हो जाए, वो सब जो कंट्री हैं वो काफ़ी लैमलाइट में रहते हैं, और कुछ भी इंडेक्स निकल जाए ये लोग को टॉप करना ही है। ठीक है, तो ये जो है भारत का स्थान 168 है, और ये डेनमार्क जो है वो फर्स्ट स्थान पे आता है। और ये जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है वो ये जो मतलब जारी किया जाता है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक रिलीज किया जाता है। भारत का स्थान कौन है? 168। तो बिल्कुल जितने भी फैक्ट्स बताया वो सारा आपके काम का है, आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां बनाया जा रहा है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां बनाया जा रहा है? तो ये मणिपुर में बनाया जा रहा है, और इस पुल का पियर नाम दिया गया, PIER। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा पियर जो पुल है वो कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये जो है वो मणिपुर में बनाया जा रहा है, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। ठीक है, इस पुल का निर्माण जो है ये पुल का जो निर्माण किया जा रहा है वो इजाई नदी पर किया जा रहा है, इजाई नदी पर किया जा रहा है। तो ये मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण किया जा रहा है, इसका नाम पियर है। ठीक है, तो ये भी जो है आपके एग्जाम में बिल्कुल छपेगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ये शिवम सर का स्टेटमेंट है, छपेगा। कहाँ छपेगा? एग्जाम में, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी छपने वाला है, पक्का छपेगा भाई। परवेज रावल जी जो हैं वो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। कौन है? परवेश रावल। ठीक है, परवेश रावल को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 के बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अभी ऊपर मान बुकर प्राइज के बारे में बात किए थे कि मान बुकर प्राइज किसको मिला था, तो आपको बताया था ना अभी कि मारिके लुसाका रिजनवेल्ड को मिला था। और कौन से बुक के लिए? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ये जो मारिके लुसाका रिजनवेल्ड थे जो थे वो नीदरलैंड के थे,
और ये जो बुकर पुरस्कार जो है, पहले मान बुकर था, ये बुकर, तो बुकर पुरस्कार जो है वो डगलस स्टुअर्ट को दिया गया। किसको दिया गया? डगलस स्टुअर्ट को। और इनका जो पुस्तक था, इनका जो उपन्यास था, इनका जो नॉवेल था, वो सुगी वेन्स के लिए। कौन कौन? सुगी वेन्स, ठीक है, सुगी वेन के लिए दिया गया, सुगी वेन, ठीक है, सुगी वेन के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डगलस स्टुअर्ट को ये आपके बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, ठीक है। अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई? स्वामित्व योजना का शुरुआत किसके द्वारा किया गया? मतलब तो ये जो है वो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा आपके ये स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई, ठीक है। ये जो है भू संपत्तियों के मालिकों को उनकी अपनी भू संपत्ति के स्वामित्व को दर्शाने के लिए ये योजना की शुरुआत की गई, ठीक है। इस योजना जो है वो आपका जो भी जमीन वगैरह से विवाद चलता था वही सब के लिए कुछ किया गया। उसमें जो भी क्रय विक्रय में जो इशू होता था तो उन लोगों को क्या किया गया कि उन लोगों को अच्छी तरीके से डिजिटलाइज किया गया और अच्छी तरीके से मतलब इसको निपटारा किया गया कि भाई जो भी है अपना जमीन को बेच सकता है, खरीद सकता है, इस पर कोई इशू नहीं होगा। तो ये जो था वो स्वामित्व योजना की शुरुआत पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्री ने लॉन्च किया? तो ये रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण को लॉन्च किया गया। अच्छा, ये जो लॉन्च किया गया, मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, उसका उद्देश्य क्या था? तो इसके द्वारा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, NRI और भारतीय पर्यटकों को विदेशों में भारत के सरकार की सेवाओं को लाभ उठाने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये उमंग मोबाइल ऐप जो है वो रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि हाल ही में आंग रीता शेरपा का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र के विख्यात यानी किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये जो थे एक पर्वतरोही थे जो कि 10 बार 10 टाइम्स सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले नेपाल के, बिना ऑक्सीजन का सिलेंडर लिए जाने वाले, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के जाने वाले ये 10 बार चढ़ाई किए हैं। और ये जो है आंग रीता शेरपा जो हैं वो कहाँ के हैं? नेपाल के हैं। ये नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं जिनका नाम आंग रीता शेरपा था, ठीक है। और इनका निधन काठमांडू में हो गया। और इन्हें हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड से भी जाना जाता था। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि अभी रिसेंटली स्नो लियोपार्ड के नाम से जाने वाले, हिम तेंदुआ के नाम से जाने वाले इंसान का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? तो ये प्रश्न भी आ सकता है। या फिर आंग रीता शेरपा को अन्य किस नाम से जाना जाता था? 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें आपका एक होगा स्नो लियोपार्ड यानी हिम तेंदुआ। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग कहिएगा भाई कैसे हम बता दें आंग रीता शेरपा क्या है? तो अगर जो आप चीज़ों को, करंट को अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो वहीं से क्वेश्चंस आते हैं भाई। क्वेश्चन पैदा कोई नहीं करता है, क्वेश्चन जो चीज़ें अभी रिसेंटली घटता है, जो एग्जामिनर रहता है उसका भी इच्छा रहता है कि भाई आप क्वेश्चंस बनाओ, बट दिमाग को कितना आप यूज़ करते हो उसको चाहिए वैसा इंसान चाहिए जो मतलब मेंटली और फिजिकली काफ़ी मजबूत हो, वो आपकी चीज़ों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। तो वैसे ही इंसान चाहिए, तो उसके लिए आपको तो बनना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने लूल नगर में किस नाम से आतंकवाद विरोध अभ्यास का आयोजन किया? तो इसका नाम सुरक्षा कवच था, जो कि महाराष्ट्र पुलिस और सेना के द्वारा पुणे में आतंकवाद से मतलब जो आपका टेररिस्ट से लड़ने के लिए ये पुणे को मतलब आतंकवाद से लड़ने के लिए ये सुरक्षा कवच किया गया, जिसमें महाराष्ट्र पुलिस और सेना दोनों का मिली भगत था, दोनों मिल के ये अभ्यास किया, ठीक है। तो अब मूव करते हैं अगले प्रश्न तरफ से, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि भारत के किस राज्य में छात्रों को स्कूल के किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत की गई? देखिए आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आएगा कि जगन्नाथ विद्या कनुका योजना कहाँ शुरुआत की गई, या फिर जगन्नाथ विद्या कनुका का उद्देश्य क्या था? तो इसका था छात्रों को स्कूल में किट वितरित करना। अब स्कूल किट क्या होता है? स्कूल किट मतलब वही होता है जो स्कूल से संबंधित हो, चाहे वो आपका बुक्स हो जाए, चाहे वो पेंसिल हो जाए, चाहे वो पेन हो जाए, चाहे वो आपका ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट हो जाए, या फिर आपका लंच बॉक्स हो जाए। तो ये जो है वो आंध्र प्रदेश के
चीफ मिनिस्टर बाई एस जगनमोहन रेड्डी के द्वारा राज्य के गरीब बच्चों के लिए स्कूल किट वितरित करने के लिए यह जगन्नाथ कनुका विद्या योजना की शुरुआत की गई। कहाँ की गई? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो क्यों की गई? ये स्कूलों में गरीब छात्रों के लिए स्कूल किट को वितरित करने के लिए ये जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि हाल ही में आईआईटी संस्थान, मतलब किस आईआईटी संस्थान के द्वारा कोविड-19 जांच के लिए कोविरैप नामक डायग्नोस्टिक किट विकसित की है? ये खड़गपुर के द्वारा। देखिए, हम लोग बहुत कुछ का इन्वेंट करते हैं, सारे देश हर कुछ का इन्वेंट करते हैं। ठीक है, सारे कंट्री हर चीज का इन्वेंट करते हैं, लेकिन जो हमारा देश कोई चीज का इन्वेंट करता है वो पता है उसका क्या क्या मतलब उसका मतलब मोटो होता है और क्या मतलब उसका स्पेशलाइज्ड होता है। वो चीज को भी करेगा अच्छा और कम पैसों में भी करेगा। ठीक है, तो ये जो है आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं के द्वारा कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए एक सस्ती रैपिड डायग्नोस्टिक डिवाइस का, जिसका नाम कोविरैप है, उसका किट विकसित किया गया। किसका किया गया? आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। ठीक है, तो ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश कि किस जिला या जनपद के मशहूर मूर्तिकला टेराकोटा को जीआई टैग मिला? देखिए, ये क्वेश्चन जो है तो थोड़ा सा अंदर चला गया, काफी अंदर गया। ठीक है, ये जो है यूपीएसआई के लिए आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो इतना अंदर आपके सेंट्रल एग्जाम एलडीसी हो जाए, सीएचएस मतलब आपका सीजीएल हो जाए या एमटीएस हो जाए, इतना अंदर नहीं घुसेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में आपके मशहूर मूर्तिकला टेराकोटा को जीआई टैग मिला, वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले को ये टेराकोटा कला का जीआई टैग मिला है। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के भट्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के मिट्टी से बनाई जाती है। ये आपके मिट्टी से जो टेराकोटा कलाकारी जो होता है वो फूलदान बनाएगा, गणेश जी की प्रतिमा, हाथी बनाएंगे, लैंप बनाएंगे। तो ऐसी ऐसी संरचनाएं होती हैं जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के जिले में ये किया जाता है, जिसको मूर्तिकला टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है। तो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य में निम्नलिखित में से कौन है? वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? तो कर्नाटका जो है वो सबसे ऊपर है वन क्षेत्र को वृद्धि करने वाला। सेकेंड पे आता है आपका आंध्र प्रदेश और थर्ड पे आता है केरला। ठीक है, ये तीन जो आपका राज्य है जो कि सर्वाधिक वन को वृद्धि करने के लिए मतलब अभी ऊपर आ रहा है और हर राज्य को करना चाहिए। ठीक है, आप लोग को भी चाहिए कि हर लोग हर साल कम से कम 5 से 7 पेड़ लगाएं। ठीक है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए आप ये सब काम कर रहे हो, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। आप लोगों को ऑक्सीजन प्रदान करोगे भाई, तो फिर कैसे होगा? तो आप जैसे जितना पेड़ लगाओगे आपका पर्यावरण उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, उतना ही स्वच्छ रहेगा। तो बिल्कुल पेड़ लगाए। और जो ये सर्वाधिक वन वृद्धि करने वाला जो राज्य है वो कर्नाटका है, सेकंड पे आंध्र प्रदेश, तीसरा पर केरला। ये जो आपका सर्वेक्षण होता है वो हर 2 साल पर की जाता है। ठीक है, हर 2 साल पर इसका सर्वेक्षण होता है और ये 1987 से इसका स्टार्ट हुआ है और ये अब तक कंटिन्यू है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि एशियाई खेल 2022, यहाँ माफ कीजिएगा ये 2022 है। ठीक है, 2022 यहाँ माफ कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे इधर है, आप लोग समझिए। 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये चाइना के हांगझू में इसका आयोजन किया जाएगा। कौन गेम है? एशियाई खेल। देखिए, यहां से क्वेश्चन और आ सकता है, जो एशियाई खेल जो होने वाला है उसका मैस्कॉट क्या होगा? मैस्कॉट मतलब क्या था? शुभंकर। तो शुभंकर होगा कांगकोंग, आपका लियान हो गया और चेन। आप लोग सुनिएगा क्योंकि यहां अच्छी तरह से लिख नहीं पाऊंगा। कांगकोंग, लियान और चेन इसका मैस्कॉट होगा, शुभंकर होगा। ठीक है, और इसका आयोजन कहां किया जाएगा? हांगझू में, जो कि चाइना का सिटी है। हांगझू में एशियाई खेल 2022 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखें। अगला प्रश्न है, कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो जैविक प्रमाणीकरण के लिए कीवी फल के लिए पहला राज्य बना है। ठीक है, ये जो कीवी फल जो है ना उसका अन्य जगहों में अन्य नाम है। जैसे आपका जो ये कीवी है इसको अरुणाचल में ही बोलते अंतेरी। क्या बोलते हैं? अंतेरी।
और इसी को चाइना में, क्योंकि चाइना सटा हुआ है वहां से, तो चाइना में इसका पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, तो चाइना में इसको बोलते हैं आपका चमत्कारी फल। कौन बोलते हैं? चमत्कारी फल। और इवन इसको न्यूजीलैंड का ये आपका राष्ट्रीय फल है, उसको बोलते हैं वहां हॉर्टिकल्चर बंडर ऑफ न्यूजीलैंड। क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर बंडर ऑफ न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इसका अन्य जगहों पे अन्य नाम है। और ये जो है कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला कौन बना है? अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट में काफी इंपॉर्टेंट है। और जो कीवी का जो स्पेसिफिकेशन होता है, कीवी का जो स्पेशलाइज्ड होता है, कीवी क्यों खाया जाता है, अब जब आप सुने हुए कुछ दिन पहले डेंगू चिकनगुनिया वगैरह काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहा था, तो डेंगू वगैरह में क्या होता है, हमारे जो बॉडी में प्लेटलेट्स होता है वो काफी ज्यादा कम जाता है। तो अगर जो हम कीवी का सेवन करते हैं, कीवी खाते हैं, तो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या काफी जल्दी वो इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये कीवी फल जो है वो जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला कौन बना है? अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो देखिए, किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी से चलने वाला पहली ट्रेन की उद्घाटन किया गया? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो केरला में ये भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया। केरला का एक जगह है बेल्ली। ठीक है, क्या नाम है? बेल्ली में, ये दिल्ली नहीं है, बेल्ली में, केरल के जगह जिसका नाम बेल्ली है, बेल्ली में भारत की पहली सौर ऊर्जा चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया। और ये जो है वो 3 बोगी का ट्रेन है। कितना बोगी ट्रेन है? 3 बोगी का। और ये चलेगा कितना? 2.5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 2.5 किलोमीटर का यात्रा करता है। ठीक है, क्या नाम इसका? कहां किया गया? केरल में किया गया। केरल में ये 3 बोगी का ट्रेन किया गया, क्योंकि सौर ऊर्जा चल रहा है भाई, तो बड़ा सा इसका एनर्जी होगा नहीं कि खींचेगा। ठीक है, तो ये जो है वो केरला में किया गया है, 3 बोगी का ट्रेन। ठीक है, केरल के दिल्ली में किया गया। ठीक है, अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? तो ये अंबाला एयरबेस में किया गया था। अच्छा, एक चीज अभी रिसेंटली में फिर से अभी आया है, राफेल फाइटर आया था, तो वो कहां पे उतारा गया? इस प्रश्न का आंसर आप लोगों से मैं चाहता हूं। इसका प्रश्न आप दीजिए। आई थिंक 1-2 दिन पहले राफेल फिर से आया है। या देखिए, राफेल से 1-2 प्रश्न और इंपॉर्टेंट हो सकता है। राफेल से 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हो सकता है। एक तो पूछेगा कि राफेल कहां से आता है, तो ये फ्रांस से आता है। और फ्रांस की कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है? तो ये डेसाल्ट कंपनी है, फ्रांस की डेसाल्ट कंपनी के द्वारा राफेल का निर्माण किया जाता है। एक प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट और है कि जो राफेल लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो उनका नाम शिवांगी सिंह जो है वो वाराणसी के हैं। वाराणसी के शिवांगी सिंह जो है वो राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। काफी अच्छा प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम में छपेगा पक्का। लिख के ले देता हूं मैं। ठीक है, लिख के दे देता हूं कि हाल ही में चर्चा में रहा सहतूत बांध भारत सरकार द्वारा किस देश में निर्माण करने की घोषणा की गई है? तो सहतूत बांध जो है वो अफगानिस्तान में, सहतूत बांध जो है भारत सरकार के द्वारा हाल ही में अफगानिस्तान में मैदान नदी पर सहतूत बांध का निर्माण करने की घोषणा की गई। ठीक है, समझे? तो ये जो सहतूत बांध जो है वो अफगानिस्तान में इसका निर्माण करने की घोषणा किया गया है। अब अफगानिस्तान जो है, यहां अफगानिस्तान से देखिए सहतूत बांध हुआ, तो अब अफगानिस्तान से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे छोटा सीमा साझा किस राष्ट्र से करता है? तो अफगानिस्तान से सबसे कम छोटा सीमा साझा करता है, जो कि 106 किलोमीटर का सीमा साझा होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। आप सोचिएगा अरे भाई ये तो ज्योग्राफी में घुस गया। ज्योग्राफी में नहीं घुसा भाई, करंट से ही पूछा, क्योंकि करंट अफेयर्स अब काफी लाइमलाइट में रहा था बांग्लादेश, क्योंकि सहतूत बांध बंद रहा था, इसलिए भाई तो पूछ देगा कि हम सहतूत बांध तो सब पढ़ ही रहा है। चलो भाई ये चीज बता दो कि अफगानिस्तान से कितना बाउंड्री टच होता है भारत का, कितना किलोमीटर टच होता है। तो ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं रिलेशन करंट अफेयर्स से रहता है, इसलिए करंट अफेयर्स आप लोगों को बिल्कुल याद करना चाहिए। और करंट अफेयर्स में अगर कोई राष्ट्र का नाम आया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो उसके बारे में चीजों को याद कर लीजिए, कैसे वो हमारे देश से संबंध रखता है। तो वो चीजों को याद रख लीजिएगा, तो कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे। ठीक है, तो ये सब दिमाग होता है क्वेश्चन नहीं छोड़ने का, और अच्छा तरीके से
आपको क्वेश्चन टाइम करने का और आपकी सिलेक्शन को पक्की करने का, ठीक है। और जो एक काम करते हैं उनका सिलेक्शन पक्का होता भी है, ठीक है। अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 का आयोजन कहां किया गया? तो सिक्किम में। सिक्किम में पहला ग्लोबल फेस्टिवल 2020 का आयोजन किया गया। सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं, कौन है? प्रेम सिंह तमांग, इनके द्वारा यह फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो ये पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 का आयोजन कहां किया गया? सिक्किम में। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले अमेरिका में आपका इलेक्शन हुआ था और वहां पे आपके जो बाइडेन साहब जीत के आए, जो कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी के मतलब नेता हैं। और अभी रिसेंटली कमला हैरिस भी न्यूज में थी, क्योंकि ये भारतीय मूल की थी और वहां उन्हें उपराष्ट्रपति के पद से सुशोभित किया गया, ठीक है। तो ये जो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जो हुआ, तो डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो कौन था? गधा था। गधा था वहां का चुनावी मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह, ठीक है। तो ये जो है डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए थे, तो वहां पे दो पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी हो गया, एक रिपब्लिक पार्टी हो गया। तो रिपब्लिक पार्टी का नेता थे आपका डोनाल्ड ट्रंप, जो कि हार गए, ठीक है। चाचा जी जो थे वो हार गए। अब नया चाचा जो आए हैं वो जो बाइडेन जी आए हैं। नया चाचा कौन आए हैं? जो बाइडेन। और उनके साथ हमारे देश की आंटी चाची जो कह लें, ठीक है, वो बने हैं कमला हैरिस। कमला भारतीय मूल की हैं, हमारे देश की मतलब देश से कहीं ना कहीं संबंध है। उनके पापा, दादा, दादाजी के दादाजी, पिताजी के पोताजी जो भी हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लिंक रहा है भारत से, इसलिए इन्हें भारतीय मुल्क कह सकते हैं, ठीक है। कमला हैरिस जो है वो भारतीय मूल की हैं और उन्हें उपराष्ट्रपति पद से सम्मानित किया गया, उपराष्ट्रपति वहां के बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी के चुनाव चिन्ह क्या है? गधा है। तो आप लोग याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सबसे लंबे सिंगल लेन मोटर वेल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहां किया गया? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटर वेल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहां किया गया? तो ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में। कहां है? टिहरी गढ़वाल जिले में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरवेल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा इसका निर्माण किया गया, ठीक है। यह जो पुल है वो टिहरी झील पर स्थित है। जो टिहरी नदी है उसी से बनता है टिहरी झील। तो टिहरी झील पर ये मतलब स्थित है और इसकी लंबाई 725 मीटर है। कितनी मीटर है? 725 मीटर है, जो कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में है, जो कि भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरवे सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। कहां किया गया? उत्तराखंड में। तो ये सारी बातें आपके लंबे सिंगल लेन मोटरवेल सस्पेंशन ब्रिज के बारे में था, ठीक है, और जो कि उत्तराखंड में किया गया। अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो देखिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भाई काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पक्का आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं सुनीता शर्मा। सुनीता शर्मा जी को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। और किनके स्थान लिए हैं? ये वी के यादव के जगह पे सुनीता शर्मा जी आए हैं। तो ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब अगला प्रश्न कौन है कि डेनिस सिमगल किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये यूक्रेन, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था आपका यूक्रेन में। तो डेनिस सिमगल जी जो है वो यूक्रेन के प्रधानमंत्री है। अच्छा, यूक्रेन जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? तो ये जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है। कहां पड़ता है? यूरोप कॉन्टिनेंट पड़ता है। और इसकी राजधानी कीव है। कौन है? क्या है? कीव है। तो ये सब जो है वो उतना, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, चाहिए तो आप याद कर लीजिए, नहीं चाहिए नहीं याद कीजिए, ठीक है। इट्स अप टू यू। अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या था? तो भारत का स्थान 43वां था। कितना था? 43rd था, जो कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक का स्थान था किसका? भारत का। अब देखिए इस पर टॉप कौन किया होगा? मैं बताता हूं हमेशा कि जो भी टॉपर कंट्री है वो डेनमार्क होगा, सिंगापुर होगा, आइसलैंड होगा, नॉर्वे होगा, फिनलैंड होगा, यही सब होगा। तो इसमें जो टॉप किया है वो सिंगापुर किया। कौन किया है? सिंगापुर विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी वर्ल्ड कंपटीशन इंडेक्स में ये सबसे टॉप है। कौन है? सिंगापुर। भारत का स्थान 43rd है। ये जो रिपोर्ट होता है वो किसके द्वारा जारी किया था? तो ये IMD के द्वारा जारी किया जाता है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 43 है और टॉप पे सिंगापुर है, ठीक है। अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए। अब जल्दी ही आपका लेक्चर समाप्त होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है, बाय बाय कोरोना
अरे भाई ये कोरोना को आप बाय बाय बोल के वेलकम कर दिए, बिल्कुल गलत किए आप। तो ये बाय बाय कोरोना पुस्तक का लेखक कौन है? प्रदीप श्रीवास्तव। आपके कारण ही फिर से कोरोना आया भैया। आप बाय बाय कोरोना को लिखिए गो टू हेल कोरोना, ठीक है, तब जाके कोरोना, इतना रिस्पेक्ट दीजिएगा भाई, तो कोरोना तो फिर से आएगा ना भाई कि अरे भाई मुझे इंडिया को लोग बाय बाय कोरोना बोल रहा है, तो आएगा, ठीक है। तो बाय बाय कोरोना नहीं, गो टू हेल कोरोना बोलिए तो मे भी वो चला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और इस साल जो बनाया गया था उसका था थीम जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। जो जर्नलिज्म की जाती है ना किसी के दबाव में की जाती है, ना किसी के डर में की जाती है। तो ये विश्व स्वतंत्रता दिवस जो है वो 3 मई को मनाई जाती है और इसका थीम क्या था? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगला क्वेश्चन क्या कि 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये जीतन राम मांझी, ये चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं बिहार के। इन्हें ही देखिए, ये भी क्वेश्चन बिहार से संबंधित है और जो भी बिहार दरोगा का पेपर देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में जीतन राम मांझी को चुना गया है, जबकि 17वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा जी को चुना गया, ठीक है। तो ये भी चीजें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए। अगला प्रश्न आई थिंक ये लास्ट पेज आप लोगों के लिए है। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये कंबोडिया के साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके लिए? स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र के सहयोग के लिए किया गया, भारत और कंबोडिया के साथ में, ठीक है। कंबोडिया का राजधानी कहाँ है? फ्नोम पेन। तो ये सब चीजें आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि वैजुभाई वाला वर्तमान में किस राज्य के गवर्नर हैं? तो ये जो है वो कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? वैजुभाई वाला। जबकि कर्नाटक का मुख्यमंत्री है वाई.एस. येदियुरप्पा और कर्नाटक का राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु, जो कि आपको सबको याद होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है नवनिर्वाचित अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने किस भारतीय मूल की पुरुष महिला को अपना प्रेस सचिव बनाने की घोषणा की है? पुरुष या महिला, ठीक है, पुरुष या महिला, ना कि वो पुरुष भी है महिला भी है, ऐसा कुछ नहीं है। नवनिर्वाचित अमेरिका उपराष्ट्रपति ने किस भारतीय मूल की पुरुष या महिला को अपना प्रेस सचिव बनाने की घोषणा की है? तो ये सबरीना सिन्हा को व्हाइट हाउस में अपना प्रेस सचिव बनाया कौन? ये कमला हैरिस जी, ठीक है। ये सब प्रश्न जो थे वो आज के ईयरली का प्रश्न थे। होपफुली आप लोग को मजा आया होगा। तो मजा आया है तो करना क्या है भैया? आपको वीडियो को लाइक करना है और लाइक करने से ना आपके पैकेट से कुछ चला जाएगा, ना ही मेरे पैकेट में कुछ आएगा। बस आप लोग ये रिएक्शन देते हो तो हम लोग खुश होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए।